Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome back to the daily current affair oriented classes by सिद्धि परीक्षा. So, तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? आई होप तैयारी अच्छी चल रही है. मई स्टार्ट हो चुका है, ठीक है. और आप आई होप आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है. और ये जो क्लासेस हैं रेगुलरली जो 15 से 20 मिनट्स की क्लासेस है, कभी कभी 25 मिनट्स पे एक्सटेंड हो जाती है क्योंकि थोड़ा किसी चीज़ को डिटेल पे बताना पड़ जाता है, ठीक है. सो आई होप ये क्लासेस अच्छी चल रही हैं आप सबकी, ठीक है. सो आज हमारा लेक्चर नंबर है 17th और आज के लेक्चर्स में हम रिपोर्ट को ख़त्म कर देंगे. जो भी हमारा रिपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, रिपोर्ट हो गया, रैंकिंग हो गया, उसको आज हम खत्म कर देंगे. आज हम सिर्फ 3 से 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को लेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है. पिछले 3 लेक्चर से रिपोर्ट्स चलती आ रही हैं, ठीक है. और उसके साथ साथ आज हम थोड़ा बुक्स को ज़्यादा करेंगे. बुक्स को हम 3 से 4 बुक्स रखेंगे. डेली हम एक एक बुक लेके चलते हैं, बट आज हम 3 से 4 बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है. और लास्ट में फिर जैसे हमारी क्लास खत्म होती है क्वेश्चन के साथ जो कि आपको सोल्व करना है, ठीक है. और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही है जो कि मैंने कल भी आपके सामने की थी अनाउंसमेंट, कि अगली क्लास में हम क्वेश्चंस लेके आएंगे. क्वेश्चंस के साथ अब हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में कि बेसिकली कुछ करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो कि हमने कवर नहीं किए, उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में आते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है. सो अगली क्लास में हम क्वेश्चंस को लेके आएंगे. बहुत ही प्यारी क्लास रहेगी, ठीक है. हर क्लास में हम ऑन एन एवरेज 20-25 क्वेश्चंस ऐसे लेके चलेंगे कि हाँ 20 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं इन डिटेल उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है. सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके. सो कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, आई होप आपने उसको अटेम्प्ट किया है. बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था वो क्वेश्चन, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को. जस्ट वेट अ सेकेंड. यप. सो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए. सो क्वेश्चन आपके सामने था कि हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न. मतलब कौन से ऐसे रेसिपिएंट्स इन स्पोर्ट्स में. इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन है जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था. तो वैसे तो इमेज से आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बट फिर भी जो क्रिकेट नहीं देखते, क्योंकि ये क्रिकेट की पर्सनैलिटी को मिला है अवार्ड, जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनको मैं बता देता हूं कि जो आंसर है वो है सचिन तेंदुलकर. इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर. याद कर लीजिए, सचिन तेंदुलकर को 2014 में क्या मिला था, ये भारत रत्न मिला था. और अब तक सचिन तेंदुलकर एक लौती ऐसी पर्सनालिटी है जिनके पास भारत रत्न है. मतलब कि अब तक और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया. सिर्फ और सिर्फ किसको सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर को. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एक तो सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, 2013 में प्रोविजन चेंज की थी और 2014 में इनको मिला है. अब यही क्वेश्चन, सिमिलर कुछ क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स वीडियोस में भी आपको करवा रहा हूं, तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे चेक कर सकते हो जाके सिद्धि परीक्षा, ताकि आपको 40 से 45 सेकंड्स की वीडियोस में क्या मिल जाए, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाए. एक वर्थ इट वीडियो है वो, ठीक है. ताकि आपको क्या हो जाए, 40-45 सेकंड्स तो आप निकाल ही सकते हो. और एक वीडियो में अगर आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सोल्व हो रहे हैं, सो वो एक अपने आप में अच्छी चीज बन जाती है, राइट. तो आज की रिपोर्ट पे चलते हैं. आज की जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है वो है स्नो लेपर्ड को लेके. अब तक हमने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं की जिसमें कोई एक एनिमल इन्वॉल्व हो, राइट. आज हम वो रिपोर्ट करते हैं स्नो लेपर्ड को लेके. अब स्नो लेपर्ड को लेके एक पहला साइंटिफिक सर्वे हुआ है इंडिया के अंदर. हमारी ही मिनिस्ट्री ने किया है कैलकुलेट करने के लिए कि स्नो लेपर्ड्स इंडिया में कहाँ प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, और उनका जो हैबिटेट है वो इंडिया में कितना है, ठीक है. सर्वे ने ये भी बताया कि पूरे इंडिया में कितने स्नो लेपर्ड है राइट नाउ, और स्नो लेपर्ड्स किन स्टेट्स में हैं ये भी बताया, उनकी पॉपुलेशन, ठीक है. तो ये सर्वे हुआ है इंडिया में, इंडिया की मिनिस्ट्री ने किया है. पर उससे पहले इसको देख लेते हैं बेसिकली कि जो स्नो लेपर्ड है ये आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है. मतलब कि जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनको स्टेटस देती है हर एक एनिमल को, कि बेसिकली इनकी जो हैबिटेट, इनकी जो पॉपुलेशन है वो अंडर थ्रेट है, नॉर्मल है, या क्या है. स्नो लेपर्ड को रेड लिस्ट के अंदर कौन सी कैटेगरी दी हुई है, वल्नरेबल, ठीक है. वल्नरेबल कैटेगरी में इसको ऐड किया हुआ है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है. इस पूरे पेज से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो इसका आईयूसीएन स्टेटस है, ठीक है, ये क्या है, वल्नरेबल. वहां पे ऑप्शंस में क्या आ सकता है, ऑप्शंस में आ सकता है कि ये इसका मोस्ट एक्सटिंक्ट, ठीक है, मोस्ट थ्रेटेंड, वल्नरेबल, ऐसे ऑप्शंस आएंगे. हमें वल्नरेबल पे टिक करना है, राइट. अब
स्नो लेपर्ड्स का हैबिटेट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आप इस मैप को आराम से देख सकते हो। मैप को देखते हुए आपको पता लग रहा है कि चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, इन सारी कंट्रीज में क्या है कि स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। बट वहां पे कितने पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, वो हमारा कंसर्न का मैटर नहीं है। हमारे कंसर्न का मैटर क्या है कि जो ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है, रिपोर्ट आई ऑन द स्टेटस ऑफ द स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के स्टेटस पे रिपोर्ट का नाम भी बहुत ही ज्यादा आसान है, याद रख सकते हो। इनके स्टेटस पे रिपोर्ट आई है। लेट मी चेंज द मार्कर एंड मेक इट टू रेड सो इट इज विजिबल टू यू, राइट। सो हमारी खुद की मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को निकाला है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब अगर स्नो लेपर्ड की बात हो रही है, स्नो लेपर्ड कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। सो आप इससे याद रख सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है और क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट है। सो ये वाली मिनिस्ट्री है। इस रिपोर्ट को पब्लिश कब किया गया? आप देख सकते हो 30th of Jan 2024 में। अब डेट याद नहीं रखनी, ये डेट इसलिए मेंशन की है क्योंकि ये 2024 का डाटा है, ये 2024 की रिपोर्ट है, ये एक रीसेंट रिपोर्ट है। सो इसीलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एग्जाम के लिए। इस रिपोर्ट के दौरान हमें ये बताया गया कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पे प्रेजेंट हैं? लद्दाख के अंदर। कितने? 477 लेपर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? लद्दाख के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है उत्तराखंड जहां पे 124 है। तीसरे पे आता है हिमाचल प्रदेश जहां पे स्नो लेपर्ड 51 प्रेजेंट है। चौथे नंबर पे आता है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश जहां पे स्नो लेपर्ड 36 प्रेजेंट है। कितने? 36। उसके बाद हमारे पास आता है सिक्किम। सिक्किम में स्नो लेपर्ड 21 प्रेजेंट है और स्नो लेपर्ड जम्मू एंड कश्मीर में 9 प्रेजेंट है। सो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स ऐसी हैं। आप इसका नाम आराम से याद रख सकते हो क्योंकि ये 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे टूरिज्म बहुत ही ज्यादा है। लद्दाख में लोग बहुत ही ज्यादा जाते हैं घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर लोग बहुत जाते हैं घूमने के लिए, हिमाचल में तो लोग बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं घूमना, राइट। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये स्टेट्स ऐसी है जहां पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी प्रेजेंट होते हैं। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, राइट। इंडिया की 6 स्टेट्स हैं। सबसे ज्यादा मेन आपको ये जरूर याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहां पे प्रेजेंट है? लेह लद्दाख में प्रेजेंट है सबसे ज्यादा। और पूरे इंडिया में कितने स्नो लेपर्ड है? पूरे इंडिया में सर्वे ने बताया पूरे इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड है। कितने? 718 स्नो लेपर्ड्स है पूरे इंडिया के अंदर। ये रिपोर्ट ने बताया है, इतना ही आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट आप इस चीज का ले सकते हो, ठीक है, और इसको यूज करो अपने एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास आती है ओपीएम को लेके। किसको लेके? ओपीएम को लेके। अब ओपीएम ऑल्दो एक प्लांट है जो कि यूज होता है किसके लिए? इसको यूज किया जाता है नशीली चीज बनाने के लिए। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, जैसे वीड हो गया, ठीक है, आप हिंदी में बोल सकते हो चरस हो गया। तो इन चीज को यूज कर इस ट्री से, इस प्लांट से वो चीजें बनती है जिनको हम बोलते हैं ओपीएम। ऑल्दो ओपीएम इज इलीगल इन इंडिया। फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पे ये लीगल है इसकी प्लांटेशन, पर इंडिया में आपको गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपको पहले गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए अगर आपको ये प्लांट उगाना है। प्लांट कुछ ऐसा दिखता है, ये बोल शेप का होता है। अब प्लांट कैसा दिखता है? अब ये ऐसे ओपन होता है, इसके अंदर वो छोटी छोटी वाइट सीड्स होती हैं। अब ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। रिपोर्ट क्या बता रही है? ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आई है। यूनाइटेड नेशंस ने सर्वे किया। यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि कौन सी कंट्री मेजर सोर्स है किसका? ओपीएम का। सो मेजर सोर्स कौन सी कंट्री है ओपीएम का? आप देख सकते हो ये ओपीएम का वो है। अब तक सबसे ज्यादा ओपीएम अफगानिस्तान में होता था। अब तक सबसे ज्यादा ओपीएम अफगानिस्तान में होता था। आप ये चार्ट देख सकते हो कि अगर टोटल इतनी प्रोडक्शन हो रही है ओपीएम की तो आधे से ज्यादा प्रोडक्शन अफगानिस्तान दे रहा है। आप इस पाई चार्ट में देख सकते हो कि ज्यादातर कौन दे रहा है? ओपीएम की प्रोडक्शन अफगानिस्तान में हो रही है। म्यांमार छोटा सा हिस्सा है, ऐसे ही मैक्सिको होता था और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता था, ठीक है। बट 2023 में जब यूनाइटेड नेशन ने सर्वे किया तो यूनाइटेड नेशन ने बताया कि अफगानिस्तान को पीछे छोड़ के म्यांमार फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। सो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वैसे तो देखो अब तक अफगानिस्तान डोमिनेट कर रहा था इस चीज को। अब पहले नंबर पे कौन आ गया? म्यांमार। और म्यांमार क्या है? हमारी नेबरिंग कंट्री है। अब हमारी नेबरिंग कंट्री में ओपीएम की इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, सो ये इंडिया के लिए सही बताऊं तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि ओपीएम की प्रोडक्शन हो रही है इलीगली, फिर वो इंडिया में एंटर करेगा, इलीगली एंटर करेगा। सो बेसिकली हमारे यूथ के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट अगेन हमें याद क्या रखना है कि म्यांमार ने अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया और फर्स्ट पोजीशन में म्यांमार आ गया। किसकी? यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है किसको लेके? ओपीएम को लेके, ठीक है। ये रिपोर्ट है हमारी। उसके बाद
थर्ड और आज की मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट पे आ जाते हैं ईवीज को लेके। अब हर कंट्री आने वाले टाइम में कार्बन न्यूट्रल होना चाह रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का इंक्रीज होने का कारण ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, प्लस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा रिलीज हो रही है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री तक इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमें ड्रॉप करना है 1.8 तक, हमें उसको रोक के रखना है डिग्री सेल्सियस तक। ये सब प्लानिंग चल रही है। अब इस प्लानिंग के दौरान क्योंकि आने वाली जनरेशन्स में हम चाहते हैं कि ईवीज को हम क्या करें, बहुत ही ज़्यादा ईवीज को हम आगे लेके आएं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी सो जो पेट्रोलियम की वजह से जो एग्जॉस्ट निकलता था जिससे पोल्यूट होता था, एयर पोल्यूशन होता था, वो कम हो जाए, क्योंकि ईवीज इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं करता। सो इसी बेसिस पे क्या हुआ कि एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि ईवीज को हम इंडिया में लेके तो आना चाहते हैं, बट क्या ईवीज इंडिया में कहाँ कहाँ पे आ पाया है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया की कौन सी स्टेट में है सबसे ज़्यादा। सेकेंडली, ईवीज गाड़ी तो इंडिया में आ गई है, बट उन गाड़ियों के लिए जो पावर स्टेशंस है उसकी एक्स्टेब्लिशमेंट कौन सी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हुई है, क्योंकि ईवीज गाड़ी ही अपने आप में एक एंड सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर ईवी गाड़ी आपके पास है और आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, सो बेसिकली बीच में आपके पास पावर स्टेशन तो होना चाहिए ना अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। ये तो है नहीं डेट आप घर वापस जाओगे, गाड़ी को चार्ज करोगे और फिर वापस जाओगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ऐसा तो नहीं है। सो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स लेके आ रही है जिसके तहत आप पावर स्टेशंस को एक्स्टेब्लिश कर सकते हो। आपको क्या होगा, आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि रिलायंस सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है अगर आप एक्स्टेब्लिश करना चाहते हो किसको, अपने ईवी पावर स्टेशंस को। अब इस रिपोर्ट पे वापस आते हैं। इस रिपोर्ट का मेन एम यही था, ईवीज के रिलेटेड सर्वे करना, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। सो जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एक्स्टेब्लिशमेंट करना, पावर स्टेशंस को एक्स्टेब्लिश करना है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है कि कितना डेवलप हुआ। ये रिपोर्ट किसने निकाली है, ये रिपोर्ट निकाली है ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी ने। रिपोर्ट किसने निकाली है, ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी ने, ठीक है। अब ऐसी ईवी होती है, ये पावर होती है। अब इस रिपोर्ट ने बताया है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, पूरे इंडिया में कर्नाटका स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा, सॉरी बैक टू द टॉपिक। अब इस रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया के अंदर कर्नाटका स्टेट में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन एस्टैब्लिश हुए हैं। ऑल्दो पहले नंबर पे थी दिल्ली, जहां पे अराउंड 1400 से 1800 पावर स्टेशन होते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए। बट अब पहले नंबर पे कौन है, कर्नाटका स्टेट के अंदर, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल ऑन दिस स्लाइड। सो पहले नंबर पे कौन है, कर्नाटका स्टेट के अंदर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस क्या हुए हैं, एक्स्टेब्लिश हुए हैं। कहां पे, कर्नाटका में। अब कर्नाटक के अंदर कहां पे, कर्नाटक के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट देखी जाए, सो ये बात हो रही है कहां की, बेंगलुरु की। सो कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु के अंदर सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन पाए गए हैं। अगर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट को देखें ना, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर्नाटका के बेंगलुरु के अंदर, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, पावर स्टेशंस पाए गए हैं। और वो कितने हैं, तकरीबन 4281 के पास है पावर स्टेशंस। तो ये बहुत ज्यादा नंबर है। और इसी रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि चलो ठीक है, पावर स्टेशन ऑल्दो सबसे ज्यादा बेंगलुरु के अंदर है, बट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखी जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा आज के टाइम में कहां चल रही है, उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर। यूपी बहुत ज्यादा सब्सिडीज भी प्रोवाइड करवा रही है किसको, ईवीज को लेकर। सो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है कि कंट्री में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ईवीज कहां पे चल रही हैं, 7.45 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। कहां पे, पहले नंबर पे यूपी है। सो यूपी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है, चार्जिंग स्टेशन नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा कहां चल रही है, यूपी में। दूसरे नंबर पे कहां चल रही है, महाराष्ट्र में, ईवी की गाड़ीज, ठीक है, गाड़ी हो, ऑटो हो, जो भी हो, मतलब अगर उसका इन नंबर अगर हम उसको लेके चले, ठीक है। सो ये थी हमारी 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आज की क्लास में। इसी के साथ रिपोर्ट्स का चैप्टर होता है खत्म। अब हम जंप करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। उससे पहले देख लेते हैं आज की 5 इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। पहली बुक हमारे पास आती है, प्रोफेसर हैं एक, प्रोफेसर का नाम है एस डी मुनी है प्रोफेसर का नाम, ठीक है। आप बुक पे देख सकते हो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मेंशन है बुक पे नाम एस.डी. मुनी, प्रोफेसर हैं एस.डी. मुनी, MUNI। अब हमें सिर्फ बुक का नाम याद रखना है और ऑथर का नाम याद रखना है। सो ऑथर कौन है, एस.डी. मुनी, ये एक प्रोफेसर है। ये प्रोफेसर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोफेसर इंडिया की तरफ से इन्वायर रहे हैं, कहाँ पे, साउथ एशियन
साउथ एशियन नेशंस में, कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज में रहे हैं यूएनएससी रिफॉर्म्स के दौरान 2005 में। अब जब भी फॉरेन अफेयर्स की बात हो तो ये प्रोफेसर का बहुत ज़्यादा नाम आता है, क्योंकि इन प्रोफेसर्स ने अलग अलग कंट्रीज में जाके उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बहुत जगह, साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है काफ़ी जगह। सो इन्होंने अपनी नॉलेज को, अब तक जो इन्होंने सीखा कि कहीं पे किसी भी कंट्री में डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, किसी भी कंट्री में डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, कोई भी कंट्री अपने जियोस्टैटिक्स पॉलिटिकल इश्यूज को कैसे सॉल्व करती है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके इन्होंने एक बुक लिखी है। सो प्रोफेसर एस डी मुनी ने जो बुक लिखी है उनका नाम है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ऑथोराइज्ड एंड अदरवाइज, रिकलेक्शन ऑफ अ नॉन करियर डिप्लोमेट। ठीक है, सो ये बुक है, बुक का नाम आप सिर्फ ऊपर वाला नाम रखना है, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी। ठीक है, ये बुक एक जियो स्टेट्स के ऊपर है, जियो स्ट्रेटेजिक डिटेल्स के ऊपर है, नेबरिंग कंट्रीज, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, हम हमारे साउथ एशियन नेशंस हो गए। सो इनको उन नेशंस की नॉलेज थी, डिप्लोमेसी की नॉलेज थी, क्योंकि इंडिया को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट भी किया है फॉरेन अफेयर्स के अंदर। ठीक है, सो इन्होंने ये बुक लिखी है, इसलिए बुक हो जाती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगली बुक हमारे पास इंपॉर्टेंट आती है ये। अब ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक को कोई अवार्ड भी मिला है। अब कोई भी बुक इंपॉर्टेंट बन जाती है दो वेज में, पहला उस बुक को कोई अवार्ड मिले तो वो बुक हाईलाइट हो जाती है, दूसरा अगर कोई बुक रीजनल लैंग्वेज में हो उसके बावजूद वो बुक इंपॉर्टेंट बन जाए, सो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक बुक थी जो लिखी गई थी, बुक लिखी थी मलयालम लैंग्वेज में, बुक लिखी थी किसमें, मलयालम लैंग्वेज में बुक को लिखा गया था, एक पोइटिक वर्क था। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है रौद्र सतविकम। बुक का नाम थोड़ा सा वैसा है, याद करने में आपको टाइम लगेगा, बट आप इसको आर एस करके याद रख सकते हो। ठीक है, बुक का नाम वैसे क्या है, बुक का नाम है रौद्र सतविकम, बुक का नाम ये है। ऑथर का नाम क्या है, ऑथर का नाम है प्रभा वर्मा, ऑथर का नाम है प्रभा वर्मा। अब ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बुक को 33rd क्या मिला है, इस बुक को सरस्वती सम्मान मिला है। एक अवार्ड होता है, उस अवार्ड का नाम होता है सरस्वती सम्मान। ठीक है, 2023 में सरस्वती सम्मान जो अवार्ड है, 33rd एडिशन उस अवार्ड का किनको मिला है, प्रभा वर्मा को मिला है, अपनी मलयालम लैंग्वेज में लिखी हुई बुक के लिए। बुक का नाम यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस बुक का नाम आप याद रखना क्योंकि इनको अवार्ड मिला है, इसलिए ये बुक हो जाती है इंपॉर्टेंट। और जो प्रभा वर्मा है वो ये है, आपके सामने इनकी फोटो है, अपने माइंड में इनकी फोटो क्या कर लीजिए, फीड कर लीजिए। राइट, अब दूसरी पे चलते हैं। तीसरी आती है इंपॉर्टेंट बुक, इसके पीछे ज्यादा थ्योरी के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बुक का नाम याद रखो, ऑथर का नाम याद रखो, आगे शिफ्ट करो। ठीक है, बुक का नाम हमारे पास है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कल हमने डेमोक्रेसी के बारे में रिपोर्ट भी पढ़ी थी, इंडिया की क्या रैंक है डेमोक्रेसी में, पढ़ी थी कल रिपोर्ट, हमने पढ़ा था, प्यार से पढ़ा था डेमोक्रेसी को लेके। पहली कंट्री, पहली रैंकिंग में कौन थी, नॉर्वे थी। हमने कल डेमोक्रेसी डे भी देखा था कि 15 सितंबर को डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है। ऑल दो एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके सामने लेके आएंगे इंपॉर्टेंट डेज को लेके, बट अगले लेक्चर में और उससे अगले लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। राइट, अब ये द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक है, लिखी किसने है, ये सैम पिट्रोडा। किसने लिखी है, सैम के नाम से आप याद रख सकते हो कि हाँ सैम ने लिखी है। ठीक है, सैम एक बहुत ही ज्यादा कॉमन नाम है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम से याद रख लो। ठीक है, तो सैम पिट्रोडा ने बुक लिखी है। अब ये बुक ओरिजिनली कब पब्लिश हुई है, 29 मार्च 2024 में चला हुआ है, अभी 1.5 महीने पहले की बात है जब ये बुक ओरिजिनली पब्लिश हुआ है, रिसेंट है, न्यूज में है, इसलिए बुक का नाम याद रखना है। ठीक है, इस बुक को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बुक 1928 में लिखी गई थी। अब आप बोलोगे कि 1928 में लिखी हुई बुक 2024 में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है। किसने ट्रांसलेट किया है, ये आपके सामने है। ठीक है, पूरी स्टोरी जानते हैं। अब ये बुक एक कॉमिक टाइप बुक है, एक कॉमिक टाइप बुक है। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है फूल बहादुर, बुक का नाम है फूल बहादुर। ठीक है, अब ये फूल बहादुर बुक 1928 में लिखी गई थी। किन्होंने ये बुक लिखी थी 1928 में, जयनाथ पति ने। अब ये नोवेल, ये जो नोवेल है जो 1928 में लिखी गई थी, ये अब तक की पहली नोवेल है जो कि मगही लैंग्वेज में लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज है, मगही, MAGHI। अब पहली बुक 1928 में मगही लैंग्वेज में लिखी गई थी, बुक का नाम है फूल बहादुर।
फूल, आप फूल देने वाला फूल भी याद रख सकते हो, फूल से ब्लडी फूल भी याद रख सकते हो, बट ब्लडी फूल ना ही याद रखो क्योंकि ये बुक है, कॉमिक बुक है, अच्छी बुक है, ठीक है। सो ये फूल बहादुर, ठीक है, फूल बहादुर बुक का नाम है। लिखी थी किन्होंने? जयनाथ पति ने लिखी थी ये बुक 1928 में। पहली बुक थी जो मगधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब इस बुक को इन्होंने, ठीक है, इस बुक को इन्होंने, जिनका नाम है अभय, इनका नाम क्या है? अभय, इनका नाम है अभय, ABHAY। अब इन्होंने, अभय ने इस बुक को क्या किया है? अभय ने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इन्होंने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इंग्लिश में क्या किया? इस बुक को इन्होंने ट्रांसलेट किया है। अब इसीलिए 1928 में बुक लिखी गई थी, अभय जी ने इनको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ताकि ये बुक जिनको मगधी लैंग्वेज नहीं पता वो भी इस बुक को पढ़ चुके। और किसी भी बुक को ट्रांसलेट तभी किया जाता है जब वो बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, और क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से उनको बाकी लोग नहीं पढ़ पा रहे, तो इसीलिए एक इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया गया ताकि ये और लोगों के पास बुक जाए, और जो जयनाथ पति जी ने बुक लिखी है उस बुक को और ज्यादा लोग पढ़ सके, लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाए, ठीक है। इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक को याद रखिए, अपने नोट्स में इस बुक को ऐड कर लीजिए, राइट। उसके बाद आज की लास्ट बुक आ जाती है ट्विंकल खन्ना। आपने सबने मूवीज, अगर मूवीज के फैन हो, मूवीज देखी हो, सो आपने देखा होगा इनको, ट्विंकल खन्ना को, जो कि अक्षय कुमार जी की वाइफ है। अब ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है कि इनकी वाइफ है, पर इनकी बुक लिखी गई है वो इंपॉर्टेंट है। सो ट्विंकल खन्ना ने बुक लिखी है वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान नाम है, आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज, राइट। सो वेलकम टू पैराडाइज रिटन बाय ट्विंकल खन्ना, दैट्स इट, इतना याद रखना है, कोई बैक स्टोरी नहीं, राइट। आप चलते हैं आज की क्लास के एंड पे, ठीक है। एंड पे चले तो क्लास के, तो आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके ऊपर? ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन आपके पास है, द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया। सेम क्वेश्चन आपके CUCT एग्जाम में आया है, सेम ही क्वेश्चन मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल मेहनत नहीं करी नया क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होने चाहिए कि आपके क्वेश्चंस में कितना डेप्थ पूछी जा रही है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना, ज़्यादा सर्विस भी टच नहीं करना, राइट। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। सो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है यहाँ पे कि लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया में लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक कौन सी है। एग्जाम्पल्स देखिए, वुलर लेक, चिलिका लेक, लोतक लेक और डाल लेक, ये 4 एग्जाम्पल है। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका आंसर है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कल मैं आपको आगे बता के इसका आंसर बताऊंगा। और साथ के साथ ही, क्योंकि हमें कल को क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, तो कल हम करेंगे क्वेश्चंस 20 से 25 बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड। सो थैंक यू, आई होप दिस क्लास इज इंफॉर्मेटिव आपको लगी हो, ठीक है, इसने आपको हेल्प किया हो, ठीक है। ऐसे लेक्चर्स को देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, CUCT है, निकल जाएगा, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।